वॉइस आ रही है सबको? एक बार यस करो, एक बार चैट बॉक्स में। जो जो ज्वाइन कर रहा है वो जय हनुमान जी कर दो। बस हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर। सबको स्क्रीन और वॉइस आ रही है अच्छे से? ठीक है, चलो। अच्छा, कल का लेक्चर जिसने शाम वाला मिस किया था वो उसकी वीडियो देख ले, क्योंकि उसमें भी हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए थे। अभी हमारे बस एक दो क्वेश्चंस ही बचे हैं, उनको कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे आज ही। तो हमारे कल प्रॉब्लम हो गए थे, 32 प्रॉब्लम हो गए थे जो लास्ट में हम प्रॉब्लम कर रहे थे। ठीक है, तो ये 33 प्रॉब्लम है। देखो सब लोग, क्या प्रॉब्लम है? पोलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर है, सिंपल सा प्रॉब्लम है। फाइंड द एरिया, फाइंड एरिया कॉमन टू द सर्कल, फाइंड एरिया कॉमन टू द सर्कल r इज इक्वल टू a रूट 2 एंड r इज इक्वल टू 2a cos 2 थीटा, cos थीटा, वेयर a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, फाइंड एरिया कॉमन टू द सर्कल r इज इक्वल टू a रूट 2 एंड r इज इक्वल टू 2a cos थीटा वेयर a इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें क्या होता था कि जैसे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ओरिजिन से हम एक डिस्टेंस लेते थे r। ठीक है, और ये अगर पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता है तो इस कोऑर्डिनेट को हम r कॉमा थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मेजरमेंट आपका पॉजिटिव x एक्सिस से है, थीटा जो होता है एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है, ये तो सब जानती हैं। थीटा एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है, और थीटा अगर हम क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर आप ये जो मेजरमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कर रहे हो, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हो रही है, या एंगल की जो मेजरमेंट है अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हो रही है, इफ एंगल इज, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इफ एंगल इज मेजर्ड, ये हमने उसमें पढ़ा हुआ है स्ट्रेट लाइन में, एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आर पॉजिटिव होता है। तो हमारा आर जो लिखते हैं हम यहाँ पे आर कॉमा थीटा में, वो पॉजिटिव होता है। इफ एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम, एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, तो आर उस केस में नेगेटिव होता है। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉपी में स्टार्टिंग में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें होगा। ठीक है, अब हम एक इसमें ये चीज भी बता देते कि अगर आपको इसको एक्स और वाई में कन्वर्ट करना है तो एक्स आपका किसके बराबर होता है, आर कॉस थीटा, और वाई किसके बराबर होता है आपका, आर साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसी को यूज करके हम क्या करेंगे, अपना ये वाले जो सर्कल दिए हुए हैं इनकी क्वेश्चंस निकाल लेंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ए रूट टू दिया हुआ है ना, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि भाई एक्स स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं, x निकाल लेते हैं इससे, तो x जो आपका आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, ए रूट टू कॉस थीटा, और y किसके बराबर आ जाएगा, ए रूट टू साइन थीटा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होल, मतलब थीटा एलिमिनेट करना है तो होल स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो ये वाली टर्म 2a स्क्वायर बन जाएगी। तो एक तो हमारे पास सर्कल आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा वाला निकालते हैं। दूसरे वाले में क्या होगा कि r इज इक्वल टू 2a cos थीटा दिया हुआ है उसने, r इज इक्वल टू 2a cos थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं r की जगह पे अंडर रूट एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, ये तो क्लियर हुआ ही आपको। ठीक है, और 2a इंटू कॉस थीटा की जगह, क्योंकि x जो होता है वो r cos थीटा के बराबर होता है, तो cos थीटा की जगह पर मैं लिख सकता हूँ x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये समझ आया कैसे लिख दिया, r तो हो गया आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2a को 2a रहने दिया, cos थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, x बाय r, cos थीटा की जगह मैंने लिख दिया x डिवाइडेड बाय r, और r क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मेरे को इक्वेशन बनाई थी ना सर्कल की, तो मैंने इसी स्टेटमेंट से उसकी बना दी इक्वेशन। तो ये मेरे पास, आप जैसे यहाँ पे भी कर सकते थे, जैसे ये वाले में r इज इक्वल टू ए रूट टू दिया हुआ है,
तो अगर r इज इक्वल टू ए रूट टू दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे अंडर रूट एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए रूट टू, तो उससे भी डायरेक्ट आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 2x, तो सर्कल बन जाएगा एक्स के प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। तो बेसिकली मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ अभी यहाँ पे कि अगर मेरे को पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उससे मैं सर्कल की इक्वेशन कैसे निकाल सकता हूँ या किसी और कर्व की भी इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। आर थीटा को एलिमिनेट करके आपको एक्स वाई में लेके आना पड़ेगा। तो अब अपने पास दो सर्कल आ गए, तो अब इसका कॉमन एरिया निकालना है। ठीक है, तो जैसे ये y हो गया और ये x हो गया, तो एक तो सर्कल है एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर था ना, तो रूट 2a इसका रेडियस हो गया। तो मान लेते हैं 0 0 है, रूट 2a यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, तो एक सर्कल तो हमारा कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये सर्कल हो गया एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अच्छा, अब जो दूसरा सर्कल है ये एक्स के प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, ये इसका सेंटर है a,0 और ये ओरिजिन से पास कर रहा है, रेडियस भी इसका a होगा क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ये इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन हो गई एक्स के प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। अब आपको क्या निकालना है, एरिया कॉमन टू बोथ द सर्कल्स, तो आपको ये वाला एरिया निकालना है। अब आप इसको ज्योमेट्री से करो या एरिया से करो वो तो कर लोगे, मेरा कंसर्न ये था कि आपको ये बताना कि भाई अगर ये पोलर फॉर्म में है उसको सर्कल में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक और फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो पोलर फॉर्म में जो रहता है, एरिया अगर आपको पोलर फॉर्म में कैलकुलेट करना है, इसमें तो वैसे वो यूज नहीं होगा, किसी और मतलब अगर मान लो पोलर कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं उसमें अगर आपको यूज करना है तो वो होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ θ1 टू θ2 r स्क्वायर d थीटा। ये फॉर्मूला होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में एरिया निकालने का। ठीक है, ये आता कैसे है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई कर्वेचर है हमारे पास, ये x है और ये y है, तो मान लेते हैं ये मेरा r है और ये मेरा एंगल थीटा है। तो इसी के अलावा अगर आप थीटा डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपके पास ये जो मोशन हो जाएगा ये डी थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पता होगा आप लोगों को, जो ये लेंथ होती है ये क्या होती है, आर डी थीटा हो जाती है। तो हम इसको ना एक ट्रायंगल मान लेते हैं, ये जो ये छोटा सा जो मैंने बनाया अभी, इसको हम ट्रायंगल, ये मतलब ये वाला जो एरिया है इसको हम ट्रायंगल मान लेते हैं। ठीक है, अब ट्रायंगल का एरिया, और ये मतलब क्योंकि बहुत ही छोटी सी लेंथ है तो इस लेंथ को हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं। तो ये लेंथ हमारी आर हो गई, दोनों ही आर है, और ये वाली लेंथ आर डी थीटा हो गई। इसको हटा देते हैं यहाँ से, समझिए, इसको थोड़ा जूम इन करके बनाता हूँ, चलो रुको कुछ ऐसे, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसको। मान लो ये हमारे पास आर है, ठीक है, और ये लेंथ हमारी डी थीटा है। ठीक है, माइक ऑन ऑफ किया करो बेटा जिससे आप ज्वाइन करते हो। तो ये आर है, ये डी थीटा है, तो ये लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी, आर डी थीटा आ जाएगी। तो ये जो ये ट्राइंगल जो बनेगा इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू आर डी थीटा। ठीक है, उसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि थीटा वेरी कर रहा है, तो θ1 से θ2 वेरी करोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सबको ऑल क्लियर हो गया तो ऑल क्लियर कर दो इसका एरिया। अब हमने आंसर नहीं निकाला है, आंसर आपको निकालना पड़ेगा, मैंने बस इसको यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ दिया है। ऑल क्लियर कर दो, अगर जो भी समझ आया, कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। ये क्वेश्चन करते हैं इसी से, आर स्क्वायर डी थीटा का ना, तो आपको उससे थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये चल क्या रहा था। अच्छा, पोलर कोऑर्डिनेट जो है उसमें तो ऐसा होता है कि अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजरमेंट कर रहे हो तो आर पॉजिटिव होता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा नेगेटिव होता है। अगर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस से मेजरमेंट करोगे, थीटा क्लॉकवाइज लोगे तो थीटा नेगेटिव होगा,
थीटा एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो थीटा पॉजिटिव होगा, आर नेगेटिव हो जाता है बट अगर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस से मेजरमेंट करते हो। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी बता रखा है। फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर कभी भी आर डी थीटा में दिया हुआ है आपको, और आपका थीटा थीटा 1 से थीटा 2 वेरी कर रहा है, तो उसका एरिया निकालने के लिए हम हाफ ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा करते हैं। ठीक है, थीटा 1 से थीटा 2। तो इसका एक प्रॉब्लम हम कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा ये आ जाएगा कि हाँ इस फॉर्मूले को यूज करना भी आ जाएगा। तो हमारे अब 34th प्रॉब्लम हो गया। Find the area of the curve. Find the area of the curve in polar coordinates given by 1 by r square is equal to cos square theta by a square plus sin square theta by b square। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ, खुद से थोड़ा सा सोच के ट्राई करो। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे आपको पता चल जाएगा क्या एरिया मतलब क्या टर्म बनेगी ये। बस अभी आपको बस ये बताना है कि कर्व क्या बनेगी। चैट बॉक्स में जिसको ये समझ आ रहा है ना, पहले इसको कर्व एक्स और वाई में कन्वर्ट करने की कोशिश करो एक बार, ताकि आपको ये पता चल जाए कर्व क्या बन रही है। इलिप्स बनेगा, हाँ देखो, आपको अभी अभी बताया था ना कि एक्स क्या होता है आर कॉस थीटा, और वाई क्या होता है आर साइन थीटा। अब इसमें आर और थीटा दोनों वेरिएबल होते हैं, ऐसा नहीं होता कि आर कांस्टेंट है, इसमें आर भी वेरिएबल होता है थीटा वेरिएबल होता है। दो ही कोऑर्डिनेट होते हैं ना, 2 डायमेंशन में अगर दो कोऑर्डिनेट हैं तो दोनों ही वेरिएबल होंगे। तो आर भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है। तो अगर आप इसको इसमें पुट करते हो तो अब क्या हो जाएगा 1/r²। कॉस थीटा की जगह क्या लिख दोगे x²/r²a²। साइन थीटा की जगह क्या लिख दोगे y²/r²b²। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। इतना समझ आ गया होगा, ये इलिप्स बन रहा है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई इलिप्स तो बन गया, अब हमें इसका एरिया कैसे निकालना है। तो अब ये इलिप्स जो बनेगा उसके लिए अब हमें इसको आर थीटा वाले फॉर्मेट में, आर थीटा में सॉल्व करेंगे इसको, पाई भी आते हैं तो हमें पता ही है ना, हम आर थीटा में इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं जैसे ये 0,0 है, यहाँ पर हमारा इस लाइन के ऊपर थीटा की वैल्यू 0 है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर पाई/2 है। ठीक है, तो ये वाला एरिया निकाल के मैं इसको 4 टाइम्स करूंगा, तो मैं वो कर रहा हूँ। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है मेरे पास हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, ठीक है, आर स्क्वायर हाफ ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा होता है ना, तो हाफ मैं बाहर ले गया, आर स्क्वायर डी थीटा, थीटा मेरा कहाँ से कहाँ जाएगा 0 से लेकर पाई/2 तक, समझ आ गया। थीटा मैं 0 से पाई/2 करूंगा, हाफ आर स्क्वायर डी थीटा करके मेरे को इस जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इलिप्स का पार्ट है उसका एरिया आ जाएगा, इंटू 4 करेंगे। अब आर स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पता है हमारे को, क्या वैल्यू है आर स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास a²b² डिवाइडेड बाय इसका रेसिप्रोकल ले लिया, a²b² ऊपर आ जाएगा a² साइन स्क्वायर थीटा प्लस b² कॉस स्क्वायर थीटा, ये टर्म आ जाएगी। तो अब करते हैं, क्या वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ थीटा 0 से पाई/2, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी a²b² अपॉन a² साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा। हेलो, हाँ पापा जी आलू ले आइए बस। सौरभ अपने माइक को बंद कर भाई। 0 से पाई/2 a² b² d थीटा अपॉन a² साइन स्क्वायर थीटा प्लस b² कॉस स्क्वायर थीटा, समझ आ गया होगा ना ये तो कैसे लिखा है, आर स्क्वायर की वैल्यू लिख दी है बस। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो ये आ जाएगा 2a² b² निकाल लेते हैं। ठीक है,
कॉमन, 0 से पाई बाय 2। अब ये वाली फॉर्मेट है ना जिसमें कॉस के थीटा से डिवाइड करते थे, तो ये टर्म बन जाएगी सीकेंट के थीटा डी थीटा अपॉन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए स्केयर टैन स्केयर थीटा प्लस बी स्केयर। ठीक है, टैन थीटा को टी मानते हैं, आपको पता होगा, तो एक काम करते हैं ए स्केयर और कॉमन निकालते हैं, उससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बी स्केयर बाई ए स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो अब टैन थीटा को टी मानेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2b स्केयर, यहाँ पे टैन थीटा को टी मान लो, तो सीकेंट स्केयर थीटा डी थीटा हमारे पास जो आएगा वो डी टी आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा डी टी अपॉन टी स्केयर प्लस बी बाई ए का होल स्केयर, यहाँ पर आ जाएगा tan 0 इज 0, tan पाई बाई 2 इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये टर्म आ गई 2b स्केयर इंटू 1 बाई बी बाई ए tan इनवर्स टी डिवाइडेड बाई बी बाई ए। ठीक है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी, तो ये मेरे पास बन गया, ये एक बी से एक बी कट जाएगा, तो 2ab इंटू tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज पाई बाई 2 माइनस 0, तो क्या रिजल्ट आ गया, पाई बी। समझ आ गया होगा आप लोगों को। ये मैं बस आपको ये चेक करवा रहा था कि हाफ ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा जो है उससे भी आप ये एरिया निकाल सकते हो। तो पहले बट ये फाइंड आउट करना आपको पड़ेगा कि भाई ग्राफ आपका कैसा बन रहा है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर आप यूज करना चाह रहे हो तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई ग्राफ कौन सा बन रहा है, उसमें थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, थीटा कौन सी कहाँ से कहाँ की वैल्यू के ऊपर मैं कैलकुलेशंस करूंगा जिससे मुझे एरिया मिल जाएगा। ठीक है, ऑल क्लियर कर दो अगर सब कुछ समझ आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम 35। ये एडवांस का प्रॉब्लम है, देखना एक बार, प्रूव करने के लिए आया था ये। इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ मोनोटोनिक फंक्शन इन ओपन इंटरवल a to b, then area bounded by the ordinates x is equal to a, comma x is equal to b, comma y is equal to f of x and y is equal to f of c, where c belongs to open a to b, is minimum and c is equal to a plus b by 2। ठीक है, देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ो, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि एक मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि मोनोटोनिक है, तो मतलब हो सकता है ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो हमेशा, हो सकता है ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा हो। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि मान लेते हैं अभी जैसे ग्राफ बनाते हैं पैरेलल में, तो जैसे ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ है वो क्या है, ए से बी में मोनोटोनिक है, तो कुछ मान लेते हैं ऐसा कुछ है, इंक्रीजिंग ग्राफ बना दिया मैंने। ठीक है, तो ए से बी में मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक का मतलब है या तो बस हमेशा इंक्रीज करेगा या हमेशा डिक्रीज करेगा। देन द एरिया बाउंडेड बाय द ऑर्डिनेट्स एक्स, ऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, वर्टिकल लाइन, तो जैसे ये वर्टिकल लाइन एक्स इज इक्वल टू ए आ गई, एक्स इज इक्वल टू बी आ गई, एंड वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो वो अब एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालने को नहीं बोल रहा है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, ए एक लाइन हो गई एक्स इज इक्वल टू ए, एक लाइन हो गई एक्स इज इक्वल टू बी, एक हो गया कर्व वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो कि ये है, ये वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और एक हो गया y इक्वल टू एफ ऑफ सी वेयर c इज फ्रॉम a टू b। अब c कोई पॉइंट लो इसके बीच में, तो मान लो हमने यहाँ पे c लिया। ठीक है, ठीक है, तो एफ ऑफ सी क्या आएगा, ये वाली कांस्टेंट लाइन आ जाएगी, समझ रहे हो, ये वाली, क्योंकि एफ ऑफ सी की कांस्टेंट वैल्यू हो गई, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला कोऑर्डिनेट आपके पास आ रहा है ना c कॉमा एफ ऑफ सी, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, ये कांस्टेंट लाइन आ जाएगी जो ये वाली होगी। तो अब वो क्या कह रहा है, एरिया बाउंडेड बाय द ऑर्डिनेट, मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और इस ग्राफ और इस लाइन के बीच का एरिया बाउंडेड निकालना है, तो ये वाला एरिया बाउंडेड आएगा। पहले ये समझो कि वो एरिया ये वाला कह रहा है कि कौन सा कह रहा है, अगर आपको ये समझ आएगा फिर ये आगे तो कहानी बढ़ पाएगी।
और जो सी है हमें अभी ये प्रूव करना है कि ये जो एरिया बाउंडेड आया है ये मिनिमम होगा जब सी किसके बराबर होगा, ए प्लस बी बाई टू के बराबर होगा। तो अभी तो एरिया निकालना है, अभी तो एरिया हमें फाइंड आउट किया है, इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे कि ये निकालेंगे कि भाई ये मिनिमम कब होगा, जब सी किसके बराबर होगा, ए प्लस बी बाई टू के बराबर होगा। बताओ भाई, ये समझ आया यहाँ तक जो मैं बता रहा हूँ? देखो दोबारा से, फंक्शन मोनोटॉनिक है, ठीक है, मोनोटॉनिक बना दिया, इंक्रीजिंग बना दिया। एरिया बाउंडेड बाय द ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू ए, तो ये हो गया आपका एक्स इज इक्वल टू ए। एक्स इज इक्वल टू बी, ये वाली लाइन हो गई एक्स इज इक्वल टू बी, जो ये वाली वर्टिकल लाइन है, ठीक है। और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये वाला हो गया y इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, कोई अगर c जो है वो a से b में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इस एरिया को अब मुझे मिनिमाइज करना है, तो जो शेडेड एरिया है उसको हम लिख लेते हैं कैपिटल ए। तो ये जो कैपिटल ए किसके बराबर है, पहले ये लिखो, ए टू सी। इसमें ये ध्यान रखना है सी इज अ वेरिएबल, अभी हमें सी की वैल्यू नहीं पता है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि जो सी है, हमें ये प्रूव करना है कि जो सी की वैल्यू है वो ए प्लस बी बाई टू के बराबर आएगी। तो ए टू सी में मैं क्या करूंगा, क्या लिखूंगा, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ए टू सी में एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख दिया, ठीक है जी। तो इससे क्या एरिया आ जाएगा आपका, ये वाला एरिया आ जाएगा, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू सी में, प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डी एक्स। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो कैपिटल ए को मैं लिख सकता हूँ ए टू सी एफ ऑफ सी, तो कांस्टेंट है, डीएक्स वेरिएबल के लिए एफ ऑफ सी कांस्टेंट है, तो इसको ना बाहर ले जाते हैं, तो एफ ऑफ सी ए टू सी डीएक्स आ गया, माइनस ए टू सी एफ ऑफ एक्स डीएक्स आ गया, प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स आ गया, ये एफ ऑफ एक्स बाहर नहीं जा पाएगा, माइनस एफ ऑफ सी इंटू डीएक्स आ जाएगा। उसको एक स्टेप और यहाँ पे कम कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना ए टू सी एफ ऑफ सी, तो बाहर चला जाएगा, डीएक्स का इंटीग्रल एक्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं सी माइनस ए, ठीक है। ऐसे यहाँ पर एफ ऑफ सी बाहर जाएगा, डीएक्स बचेगा, उसका इंटीग्रल एक्स, तो यहाँ पे बच जाएगा बी माइनस सी, ठीक है। तो क्या टर्म आ गया अब मेरे पास, कैपिटल ए आ गया मेरे पास, एफ ऑफ सी टाइम्स ऑफ एफ ऑफ सी में अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा सी प्लस सी टू सी माइनस ए प्लस बी, ठीक है, माइनस ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, जितना आ गया। अब हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है एरिया को, तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी ए बाई डी सी निकालेंगे, तो डी ए बाई डी सी निकालेंगे, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एफ ऑफ सी इंटू टू प्लस टू सी माइनस ए प्लस बी, ठीक है, इंटू एफ डैश सी आएगा, सी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बट एफ ऑफ सी तो कांस्टेंट वैल्यू होगी ना, तो एफ डैश सी, चलो अभी एफ डैश सी लिख देता हूँ मैं इसको, ये जीरो आएगा नेक्स्ट में, माइनस ये वाली टर्म किसके बराबर आ जाएगी, एफ ऑफ सी इंटू सी का डेरिवेटिव वन, ठीक है, माइनस एफ ऑफ ए इंटू ए का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, और नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, प्लस एफ ऑफ बी इंटू बी का डेरिवेटिव जीरो, माइनस एफ ऑफ सी इंटू सी का डेरिवेटिव वन, ठीक है जी, ये टर्म बन गया हमारे पास। अब हो क्या रहा है कि ये एफ ऑफ सी और टू एफ ऑफ सी कैंसिल हो जा रहे हैं, तो हमारे पास आ जा रहा है टू सी माइनस ए प्लस बी, अच्छा ये एफ डैश सी बच रहा है इसके साथ, एफ डैश सी ये टर्म आ जा रही है, देख लो एफ ऑफ सी और एफ ऑफ सी तो कैंसिल ही हो गया। तो अब मेरे पास जो ये वाली टर्म थी इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। अच्छा अब एफ डैश सी एक बार देखते हैं, एफ डैश सी जो होगा, एफ डैश सी का क्या मतलब हुआ एक्चुअली में, एफ डैश सी का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा, तो ये जरूरी नहीं है जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इट इज नॉट नेसेसरी दैट एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, जरूरी नहीं है ये। मेरे को लग रहा था कि एफ ऑफ सी कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, बट वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा है कि पहले हमने एफ डैश एक्स लिया फिर उसमें एक्स को सी पुट किया, ये वाली टर्म ऐसे नहीं है ना, एफ ऑफ सी का डेरिवेटिव नहीं ले रहे हम, ये तो जीरो के बराबर होगा। बट अगर मैं बोलता हूँ एफ डैश सी का क्या मतलब हुआ कि एफ डैश एक्स लिया फिर उसमें एक्स को सी पुट किया, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या होगा कि एफ डैश सी इज बिकॉज एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी बाई टू आ जाएगी, ये आ गया। अब इसमें मिनिमम है, ये कैसे चेक होगा, एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा,
तो एक बार और डिफरेंशिएट करके चेक कर लेते हैं। तो इसको d2a/dc² करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या बनेगा। तो ये तो कटी गई थी टर्म, ये वाली टर्म बची है हमारे पास, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा 2c - a+b इंटू f डबल डैश c। ठीक है, मिनिमम के लिए आपको पता है ना वो ऐसा होना चाहिए कॉनकेव, एफ डबल डैश मतलब ये टर्म पॉजिटिव आनी चाहिए, प्लस f'(c) इंटू 2। ठीक है, तो ये आ रहा है, इससे हम कुछ जज तो कर नहीं पा रहे, चलो देखते हैं। तो ये वाली टर्म आ गई मेरे पास, f'(c) तो मेरे को पता है, बट f'(c) नहीं पता मुझे ना। f'(c) तो पॉजिटिव है, ये पता है। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ f'(c) प्लस f'(c) इंटू 2, तो ये जो टर्म आ रही है हमारे पास, अगर c को a+b/2 पुट करते हैं तो 0 इंटू f'(c) प्लस 2 टाइम्स ऑफ f'(c), क्योंकि f'(c) पॉजिटिव था तो कॉनकेव। हाँ ठीक है, चलो हाँ, अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको हुआ क्या, कि देखो c हमारा a+b/2 आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू c, तो मेरे पास इस टर्म को मेरे को डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने क्या किया, इसमें इसको डिफरेंशिएट किया तो 2c - a+b इंटू f'(c) आएगा, प्लस f'(c) इंटू इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2 आ जाएगा, क्योंकि c के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब अगर c इसी पॉइंट पे तो मेरे को चेक करना है ना, इस क्रिटिकल पॉइंट पे तो मेरे को चेक करना है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता था, जो f'(x) का रूट आता था, तो उसको जब मैं इसमें पुट कर रहा हूँ तो 0 इंटू f'(c) आ रहा है, फिर 2f'(c) आ गया। आपको याद होगा कि हमने इस फंक्शन को कैसा माना था, इंक्रीजिंग माना हुआ है ना, में हमने मोनोटोनिक लिया हुआ है, तो ये टर्म हमारी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो आपको ये पता है कि जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है मतलब ग्राफ क्या होता है, कॉनकेव, तो इस क्रिटिकल पॉइंट पर क्या आता है, लोकल मिनिमा। ये भी तो प्रूव करना पड़ेगा ना, जब हम प्रूव कर रहे हैं कि c = a+b/2 पर मिनिमम आना चाहिए। अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ पूरा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्या था, उसने बोला ये ग्राफ एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, वो a से b में इंक्रीजिंग है, मतलब मोनोटोनिक है, हमने इंक्रीजिंग ले लिया, आप डिक्रीजिंग भी ले सकते हो। a से b में दो लाइंस हैं और ये ग्राफ है, और एक उसने एक पॉइंट मान लिया c, जिसके ऊपर एक उसने कांस्टेंट लाइन बना दी y = f(c). वो कह रहा है इन चारों, ये तीन लाइंस और इस ग्राफ के बीच का, ये जो चारों कर्व्स हैं हमारे पास, इनके बीच का एरिया बाउंडेड है, वो मिनिमाइज तब होगा जब c = a+b/2 होगा। तो हमने क्या किया, उस एरिया को लिखा, f(c - f(x) dx फ्रॉम a to c, प्लस c to b में क्या होगा, f(x) ऊपर है तो f(x - f(c) dx। ये ध्यान रखना है, c ही वेरिएबल है यहाँ पे, तो c के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, एरिया लिख दिया। अब उसके बाद क्या होगा, एरिया की वैल्यू में हमने f(c) एस तो कांस्टेंट है dx के रिस्पेक्ट में, तो f(c) को बाहर लेकर गए, यहाँ पर हमारे पास आ गया c - a माइनस a to c f(x) dx हो गया, प्लस c to b f(x) dx हो गया, माइनस c to b f(c) dx हो गया। f(c) कांस्टेंट है, बाहर चला गया, b - c आ गया। अब c के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो f(c) को मैंने इकट्ठा कर लिया, ये आ रहा है 2c - a+b, ये आ गई टर्म। यहाँ पर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो f(c) इंटू इसका डेरिवेटिव 2 प्लस प्लस 2c - a+b इंटू f(c) का डेरिवेटिव f'(c), इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, लिबनिट्ज रूल लगेगा, f(c) इंटू c का डेरिवेटिव 1, माइनस इसमें आ जाएगा f(c) इंटू c का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो ये 2f(c) आपस में कैंसिल हो गए। f'(c) पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग था। तो f'(c) जो है, f(c) का डेरिवेटिव तो ये तो हो जाएगा कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, तो जो मैं वहां पे बता रहा था आपको, वो तो 0 आएगा। बट अगर हम f'(c) की बात करेंगे, ये वाली टर्म हमारी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हमारा ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग है। तो यहाँ से क्या हुआ, ये f(c) इसके साथ कैंसिल हो गए। अब ये टर्म 0, ये टर्म तो 0 हो नहीं सकती, क्योंकि हमारा ग्राफ क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो ये टर्म हमारी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, c = a+b/2। अब मेरे को क्या प्रूव करना था, कि भाई इसमें मिनिमम भी आ रहा है, तो मिनिमम लाने के लिए मैंने क्या किया, जो मेरा dA/dC है उसका एक बार और डेरिवेटिव लिया, तो 2c - a+b इंटू f'(c) प्लस f'(c) इंटू 2 आ गया। अब क्योंकि c = a+b/2 आपका क्रिटिकल पॉइंट है, उसको इसमें पुट किया। ठीक है, तो ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी, और आपका f'(c) क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो उससे हमें पता चल गया कि इस पॉइंट के ऊपर हमारे को मिनिमम मिलेगा। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि c = a+b/2 एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर ये जो एरिया बाउंडेड है, ये मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ भाई, कुछ डाउट है तो मुझे बताओ। इसको आप ऐसे भी देख सकते थे, जैसे अगर मान लो डबल डेरिवेटिव आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा है, सिंगल डेरिवेटिव में c का एक ही रूट आ रहा है, a+b/2। ठीक है, तो अगर
डी ए बाई डी सी का एक ही रूट आ रहा है a प्लस बी बाई टू, है ना। तो डी ए बाई डी सी का एक ही रूट आ रहा है a प्लस बी बाई टू। इसके आगे जो आपका टर्म है वो पॉजिटिव है, इसके पीछे टर्म नेगेटिव होगा। तो अगर a वाले फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे वो डिक्रीज करेगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा, इस पॉइंट पे लोकल मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये तो क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, एक इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। देखो आपका डायरेक्ट इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एरिया बाउंडेड by x is equal to 1, x is equal to 2 and y is equal to 6x square is equal to f of x and y is equal to f of 0 is minimum। f of a है, सॉरी ये f of 0 नहीं है, f of a is minimum। डायरेक्ट ही देखो, इसमें टाइम नहीं लगाते हैं। y is equal to 6x square 1 से 2 में कैसा ग्राफ होगा, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। 1 पर इसकी वैल्यू 6 है और 2 पर इसकी वैल्यू 24 हो जाएगी, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा 6x स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, समझ रहे हो सब लोग। अब उसने क्या बोला है, एरिया बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड f ऑफ a। तो ये ऐसी लाइन आ जाएगी f ऑफ a जो, ठीक है। तो ये वाला एरिया आएगा बाउंडेड जो आएगा, इसको मिनिमाइज करना है। तो कहाँ पे मिनिमम होगा, जब a कहाँ पर होगा, मिड पॉइंट पर होगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 2/2, 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया, सिंपल सा प्रॉब्लम है। बाकी आप कैलकुलेशन जैसे हमने ऊपर डिराइव किया वैसे डिराइव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं जो जेई में आया हुआ है। ये इसका लास्ट प्रॉब्लम है इस चैप्टर का। इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन पैरामीटर। एरिया में ऐसा भी होता है कई बार कि वो अननोन पैरामीटर निकालने को बोल देता है, जैसे आप इस क्वेश्चन में देखोगे आपको समझ आएगा। ठीक है, तो कंसीडर टू कर्व्स। ये प्रॉब्लम क्या है, कंसीडर टू कर्व्स C1 y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। एक उसने ग्राफ बनाया y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स, और एक ग्राफ उसने दिया आपको y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ x माइनस अल्फा। ठीक है, तो एक ग्राफ है 1 प्लस कॉस एक्स और एक ग्राफ है 1 प्लस कॉस ऑफ x माइनस अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 एंड गिवन दैट x बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू पाई। मतलब हम डिस्कशन कर रहे हैं पूरा 0 से पाई के ऊपर। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच एरिया ऑफ द फिगर bounded by the curve C1 C2 and x is equal to 0 is same as that of the figure bounded by C2 y is equal to 1 and x is equal to pi। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमें अल्फा फाइंड आउट करना है। एक बार थोड़ा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करो। पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, दो ग्राफ दिए हुए हैं, 1 प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, तो वो क्या होगा, ये कुछ ग्राफ बनेंगे अल्फा की कुछ एक रफली थोड़ी सी कुछ वैल्यू मान के ना,
जैसे अल्फा को 10 डिग्रीज 20 डिग्रीज मान के थोड़ा रफ कैलकुलेशन करके आप ग्राफ बना सकते हो। तो अपने ग्राफ बना दिया क्योंकि अल्फा 0 से 90 के बीच में है। फिर उसने बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय c1 c2 एंड x इक्वल टू 0। तो अब एक एरिया बनेगा आपका c1 c2 एंड x इक्वल टू 0 वाला, और दूसरा एरिया बनेगा c2 y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू पाई। इन दोनों एरिया को इक्वेट करके आपको कैलकुलेशन करनी है, फिर अल्फा आ जाएगा। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जेई में आ रखा है इसलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन होंगी इसमें बस। जिसकी स्क्रीन नहीं आ रही वो उसको रीलोड करो भाई। कैपिटल मिडल। साधना, आप प्रेजेंट हो तो यस करो। करण अग्रवाल, आफ्ताब अहमद, रविंदर, इनमें से कोई भी प्रेजेंट है तो यस लिखे चैट बॉक्स में। साधना, अरविंद रावत, आफ्ताब अहमद, करण अग्रवाल, रविंदर, देखो मैं बताता हूँ इसको। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। अब हमारे पास ग्राफ कौन सा है, 1 + cos 6 का ग्राफ है ना एक तो 1 + cos 6 का बनाना है 0 से पाई में। तो यहाँ पे पाई/2 मान लेते हैं। तो 0 पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 0 पर उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, पाई/2 पर उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, पाई पर उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 1 + cos 6 का जो ग्राफ है कुछ इस शेप का आएगा। कॉस का ही तो ग्राफ बनेगा एक तरीके से, समझते हो ना, इसी शेप का आता है कॉस का ग्राफ। कुछ इस शेप का आएगा, ठीक है। तो पाई/2 पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये हमने बना दिया ग्राफ 1 + cos 6 का, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ हो गया हमारा 1 + cos 6। अब नेक्स्ट हमें बनाना है 1 + cos of x - अल्फा। 1 + cos x - अल्फा ये ना, 1 + cos x - अल्फा, ये हमारा y2 मान लेते हैं, y1 मान लेते हैं 1 + cos x, ठीक है। अब 1 + cos x - अल्फा बनाना है। तो इसमें क्या होगा, जब आपका वैल्यू x अल्फा होगा, मतलब अल्फा कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो अल्फा जब, मतलब मान लेते हैं यहाँ कहीं अल्फा आ रहा है, हमें नहीं पता कहाँ पर आ रहा है। अल्फा जब x अल्फा होगा तभी तो ये 1 होगा, ठीक है। तो आपका ग्राफ, थोड़ा सा इसको आगे बनाते हैं तो अच्छे से दिखेगा नहीं आपको। यहाँ अल्फा मान लेते हैं। तो अगर आपका x अल्फा होगा तो देखो इसमें अल्फा पुट करो तो क्या हो जाएगा, 1 + cos 0, तो वो 2 बनेगा। तो अल्फा के ऊपर ये 2 बनेगा, तो मतलब बाकी तो इसको कॉस का ही नेचर फॉलो करना है। ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, समझ गए। ऐसे आगे जाके कहीं पे 0 हो रहा होगा ये, तो ऐसे आगे जाके 0 की डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो ग्राफ हो गया, ये हमारा बन गया 1 + cos of x - अल्फा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा था।
ठीक है, तो हमने 0 से पाई में ये ग्राफ बना लिया। अब एरिया बाउंडेड निकालना है हमें। एक तो एरिया बाउंडेड है हमारा 1 प्लस कॉस एक्स, जो पहला एरिया है 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, इन दोनों के बीच का एरिया बाउंडेड है, तो वो तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये तो देखने में समझ आ रहा है, अल्फा बाय 2 होगा। समझ आ रहा है अल्फा बाय 2 कैसे होगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा। अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये देखने में भी समझ आ रहा है कि एक्स जो होगा आपका अल्फा बाय 2 हो जाएगा। मैंने तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी इसकी। ठीक है, एक तो एरिया ये हो गया। दूसरा एरिया कौन सा उसने बोला हुआ है? दूसरा एरिया बोला हुआ है C1 C2 एंड x इक्वल टू 0। अच्छा, x इक्वल टू 0 y एक्सिस होता है, तो पहला एरिया था C1 C2, तो ये आपका C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया नीचे वाला, और ये आपका y एक्सिस हो गया x इक्वल टू 0। नेक्स्ट एरिया उसने बोला हुआ है C2, तो ये हमारी C2 हो गई, एंड y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू पाई। C2 का एरिया y इज इक्वल टू 1 के साथ एंड x इज इक्वल टू पाई के साथ, ये कैसे एरिया बनेगा? सेम एज दैट ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय C2, y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1, तो ये वाली लाइन आएगी हमारी, एंड x इज इक्वल टू पाई, ये वाला लाइन आ जाएगा यहाँ पर। ये x इज इक्वल टू पाई हो गया, ये y इज इक्वल टू 1 हो गया। तो वो कौन सा एरिया निकालने को कह रहा है? इसका मतलब है वो ये वाला एरिया निकालने को कह रहा है। समझ गया ना? देखो अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में ये तो लिखा हुआ है फिगर बाउंडेड बाय C2, तो C2 वाली कर्व ले ली, y इज इक्वल टू 1 ले लिया, y इज इक्वल टू 1 इज हॉरिजॉन्टल एंड x इज इक्वल टू पाई। तो ये दोनों एरिया अगर इक्वेट करोगे तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन ये बन गया हमारा। तो अब कर लेते हैं इसको। अब एरिया की कैलकुलेशंस करनी है, तो उसके हिसाब से हमारे पास क्या आएगा? पहले तो हम लिखेंगे जो ये पहला एरिया है, एरिया 1, इधर वाला एरिया है जो लेफ्ट साइड में है, उसको मैं लिखूंगा 0 टू अल्फा बाय 2। ठीक है, C1 माइनस C2, तो 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा dx। ये तो हमारा एरिया 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला एरिया कौन सा है? एरिया 2। तो पहले इसको चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 0 से अल्फा बाय 2 कॉस एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा dx। तो ये हमारे पास आ जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? साइन एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा, 0 से अल्फा बाय 2। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ रही है हमारे पास साइन ऑफ अल्फा बाय 2 माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा बाय 2 माइनस साइन 0 इज 0 माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये टर्म बन जाएगी 2 साइन अल्फा बाय 2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा। तो ये एरिया 1 तो हमारे पास आ गया 2 साइन अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा। अब एरिया 2 निकाल लेते हैं। एरिया 2 जो है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक है? ये वाली वैल्यू होगी ना, जहां पर ये 1 हो रहा होगा, y इज इक्वल टू 1 देखना पड़ेगा ये कहाँ पर होगा। तो ये अल्फा, ओहो, तो ये जो ग्राफ है 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा जो है, ये 1 कहाँ पर होगा? जब x इक्वल टू अल्फा होगा एक्चुअली में। ठीक है, तो इसका मतलब है ये अल्फा यहाँ पर नहीं आएगा, ये अल्फा जो आएगा आपका यहाँ कहीं आ रहा होगा। ठीक है, वो डायग्राम एकदम प्रिसाइजली टू द स्केल नहीं है, क्योंकि तो हमारे पास अल्फा आ गया उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि ग्राफ ये था ना। तो इसको 1 किया तो कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा 0 हो गया। नहीं नहीं नहीं, 2 मिनट, थोड़ा सा गलत है यहाँ पे। देखो मेरे पास क्या था, ये वाली टर्म थी ना, 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 था मेरे पास, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। तो एक्स माइनस अल्फा कितना होगा? 0 पर तो पाई बाय 2 होगा ना, मैंने उसको 0 ही ले लिया एक्चुअली में, तो एक्स आएगा पाई बाय 2 प्लस अल्फा। तो वही मैं थोड़ा देख रहा था कि वैल्यू सेम मैच नहीं कर रही, तो ये वाली वैल्यू पाई बाय 2 प्लस अल्फा अब सही लग रहा है, क्योंकि अल्फा बाय 2 अगर यहाँ पर है तो अल्फा तो इसका डबल होगा ना, और पाई बाय 2 प्लस अल्फा थोड़ा और आगे आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट आ रहा है हमारे पास पाई बाय 2 प्लस अल्फा आ रहा है। तो अब जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? पाई बाय 2 प्लस अल्फा से लेकर ये वाली वैल्यू होगी पाई बाय 2 प्लस अल्फा से लेकर पाई तक, पाई तक। ऊपर वाला ग्राफ कौन सा है आपका? y इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा dx।
समझ आ गया होगा। 1 से 1 कट जाएगा, माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा का इंटीग्रल आ जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, पाई/2 प्लस अल्फा से लेकर पाई। देखो क्या वैल्यू आ रही है इसकी, माइनस ऑफ ये आ जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा माइनस साइन ऑफ पाई/2 प्लस अल्फा माइनस अल्फा आपस में कट जाएंगे, तो साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा इज साइन अल्फा ओनली, तो ये 1 माइनस साइन अल्फा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फाइनल टर्म है, दोनों एरिया को हमें इक्वेट करना है, तो 1 माइनस साइन अल्फा पॉजिटिव क्वांटिटी है, 2 sin अल्फा/2 माइनस साइन अल्फा का हमें देखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, टू साइन, एक तो केस ले लेते हैं 2 sin अल्फा/2 माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा, एक केस ये ले लेते हैं। और क्या पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, नेगेटिव भी तो हो सकते हैं ना, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो। तो अगर 2 sin अल्फा/2 माइनस साइन अल्फा नेगेटिव है, तो उस केस में क्या आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस 2 sin अल्फा/2 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा। ठीक है, तो यहां से तो क्या हो गया, sin अल्फा/2 साइन अल्फा कट गया, sin अल्फा/2 हमारे पास हाफ आ गया। ठीक है जी, अब इसके बाद क्या वैल्यू आ जाएगी, अल्फा/2 जो होगा 30 डिग्री हो गया ना इसमें, तो पाई/6 हो गया, तो अल्फा पाई/3 हो गया, यही वैसे इसका आंसर आता है। तो अल्फा इज इक्वल टू पाई/3, एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई। बट इसको भी चेक कर लेते हैं, ये दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है। इसके हिसाब से हमारे पास आ जाएगा, और साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा/2, ये 2 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा/2 अगर हाफ है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 sin अल्फा/2 cos अल्फा/2 माइनस साइन अल्फा/2 इज इक्वल टू हाफ। अगर कुछ वैल्यू डाल के देखें इसमें, पाई/2, अल्फा हमारा 0 से पाई/2 के बीच में है, देखो 60 डिग्री सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। दूसरी वाले क्वेश्चन को सेटिस्फाई, 2 sin अल्फा/2 माइनस साइन अल्फा नेगेटिव हो गया। हाँ ये तो देखो, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको एक्चुअली में ना, क्यों सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और ये बन जाएगा साइन अल्फा माइनस 2 sin अल्फा/2 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा। मैंने एरिया को ये बना दिया, तो 2 sin अल्फा माइनस, अब ये जो इक्वेशन है सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी हमें, अगर अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो ये सिंप्लीफाई हो नहीं रही, तो या तो इसको, ठीक है, एक तरफ तो हमारा आंसर आ गया अल्फा इज इक्वल टू पाई/3। ठीक है, इससे हमारा अभी अल्फा की वैल्यू नहीं निकल रही है, ये एक इक्वेशन बन गई जो अभी सिंप्लीफाई नहीं हो रही, तो इसको लीव कर देते हैं, ये वाला आंसर आ जाएगा। एक बार मैं देखता हूँ इसको, तब तक आपको एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन में क्या था, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 0 से पाई/2 के बीच में थी इस प्रॉब्लम में, अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 0 से पाई/2, और एक्स हमारा 0 से पाई के बीच में है। ठीक है, तो उसने बोला था कि ये वाला एरिया, जो ये कर्व्स जैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वेट करना था, तो हमने क्या किया, इन दोनों को एरिया को इक्वेट करके हमारे पास एरिया की वैल्यूज आ गई। अच्छा, अब लॉजिकली अगर हम सोचे ना, देखो ये वाला पार्ट ना अपना आएगा नहीं, क्योंकि जब हम एरिया निकाल रहे हैं तो हमने अल्फा की कुछ फाइनाइट वैल्यू मानी, तो वो हमें देखना नहीं पड़ेगा। 0 से अल्फा/2 जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ये वाला ग्राफ आपका ऊपर है और ये वाला ग्राफ नीचे है, तो अगर आप एक्चुअली में सही इंटीग्रेट कर रहे हो, तो ये वाली वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, इसलिए वो सॉल्व नहीं हो रहा है। अब जो दूसरा एरिया है उसमें क्या है, वाई इज इक्वल टू 1 आपका ऊपर है और ये वाला ग्राफ नीचे है, तो जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये भी वाली वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव को इक्वेट करके तो आपको आंसर मिल गया, बट जब आप इसको नेगेटिव ले रहे हो, ये पॉसिबल आ ही नहीं रहा ना आंसर। क्यों आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि ये वाली वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि आपने ये वाला ग्राफ ऊपर रखा हुआ है, ये वाला ग्राफ नीचे रखा हुआ है, तो ऊपर वाले ग्राफ में से नीचे वाले ग्राफ को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एरिया क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। देखो अभी समझ आ गया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको। नहीं, सीएनडी लगेगा, सीएनडी लगाकर भी वो क्या होगा ना, वो मतलब इक्वेशन ऐसे आ जाएगी कि हाफ हटेगा नहीं वो, मतलब जब भी हम ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इंटीग्रल इक्वेशन को, तो जीरो बनाना पड़ेगा ना, तभी तो सॉल्व होगी, जो सॉल्व नहीं होगी वो एक्चुअली में बनेगा नहीं उससे आंसर, इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आपकी ये जो टर्म है, ये ऑटोमेटिकली दोनों टर्म्स जो हमने निकाली हैं वो पॉजिटिव है। देखो अगर कुछ डाउट है तो बताओ, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। प्रॉब्लम ऐसा था कि हमें दो ग्राफ दे दिए उसने, और उसमें हमें बोला एक अल्फा वेरिएबल है,
तो हमें अल्फा को कैलकुलेट करना है। देखो ये दो ग्राफ दे दिए उसने, 1 + cos x और 1 + cos x माइनस अल्फा। फिर उसने बोला अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करो अगर दो एरिया दे दी वो बराबर होनी चाहिए। अब हमने जो एरिया निकाले, हमने रफली एक अल्फा की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू मान के ग्राफ बना दिया। तो जो दोनों एरिया हमने निकाले वो दोनों एरिया क्या है हमारे पास, पॉजिटिव आ गए, तो उन दोनों को इक्वेट कर दिया तो हमारे को आंसर मिल गया। देखो बट जब मैं कर रहा था प्रॉब्लम तो मेरे दिमाग में ये भी आया, हो सकता है ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो, तो वो वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। क्यों नेगेटिव नहीं होगी? क्योंकि हमने जब पहले प्रीवियस कैलकुलेशंस करी है तो उसमें हमने दोनों एरिया को पॉजिटिव लिया है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? हाँ अल्फा की वैल्यू कुछ एज्यूम, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या थी, 0 से π/2 के बीच में थी ना, तो अल्फा की कुछ वैल्यू मैंने मान ली, जैसे 10-20 डिग्रीज के आसपास मान लिया। तो मैंने ऐसा देखा कि अल्फा जब मैं ये ग्राफ बना रहा था 1 + cos x माइनस अल्फा का, तो अल्फा पर जाकर ये 2 होगा। तो अल्फा मैंने यहाँ के मान लिया, यहाँ के अल्फा मान लिया, उसका अल्फा पे जाके 2 होगा तो वहां पे 2 बना दिया। अल्फा/2 यहाँ के यहाँ गया, वहां पर इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है। और क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है तो अल्फा से पीछे अल्फा/2 आएगा, उस पे इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे, जेई के क्वेश्चन है ये सारे जो हमने लास्ट में किए। तो इसके साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है हमारा। तो अब आपको क्या करना है, इसका असाइनमेंट और पैकेज करना है। अभी हमारी फ्राइडे को जो कल हमारी एक्स्ट्रा क्लास होगी उसमें हम डाउट डिस्कस करेंगे। कल हम एरिया के डाउट डिस्कस करेंगे, आपके असाइनमेंट और एरिया असाइनमेंट, और अगर आपने मॉड्यूल स्टार्ट कर दिया तो उसका। ठीक है, तो कल की क्लास में हम ये डिस्कशन करेंगे, इवनिंग वाली जो क्लास होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। नया चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है। हर साल एक या दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन तो पक्का है ही इसके ऊपर, दो भी बन जाते हैं जेई मेंस में भी ये। एक या दो क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में तो है ही इंपॉर्टेंट, आते ही आता है, पक्का ही क्वेश्चन आना ही आना है इसके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं किसको है। आपके पास एक एक्सप्रेशन होगा जिसमें x होगा y होगा, जनरली हम x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं और y को डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं। और dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसी फर्दर टर्म्स हो सकती हैं, d3y बाई डी एक्स क्यूब एंड सो ऑन इक्वल टू 0। तो कोई एक एक्सप्रेशन होगी जिसमें x होगा, y होगा, dy बाई डी एक्स होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, d3y बाई डी एक्स क्यूब होगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो x होता है उसको तो हम बोलते हैं, आप जानते हो पहले से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और जो y होगा उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो ये dy बाई डी एक्स वगैरह होते हैं इनको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जैसे dy बाई डी एक्स है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसको बोलते हैं ऑफ ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 1 है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बोलता हूँ, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आप जानती हो, हमने एमओडी में पढ़ा था, डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स होता है, तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ऑर्डर 2। ऐसे d3y बाई डी एक्स क्यूब को क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ऑर्डर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें क्या होगा, x होगा, y होगा, dy बाई डी एक्स होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, d3y बाई डी एक्स क्यूब होगी, ऐसी टर्म्स होंगी और वो उनको बनाकर एक इक्वेशन बना देगा। तो वो जो इक्वेशन होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को बताएगी। ज्योमेट्रिकली वो एक कर्व को डिनोट करता है, क्योंकि इंटीग्रेशन करनी पड़ती है ना इसमें। अब जैसे ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है वो लिख देते हैं एक बार। ज्योमेट्रिकली सेम वही है जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में होता था। ज्योमेट्रिकली डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ कर्व। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ अभी।
जैसे बहुत ही बेसिक सी डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। मान लो मेरे पास है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब आप ऐसा सोचो कि ये आया कहाँ से होगा, ये किस ग्राफ से आया होगा, तो वो उल्टा वही बेसिकली इंटीग्रेट करना हो गया। तो ये ln x का डेरिवेटिव लेने पर आया होगा। मतलब मान लो y इज इक्वल टू ln x है आपके पास, तो आपने dy बाई डी एक्स किया होगा तो क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। तो अब हम वही करते हैं, अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व निकालना है तो हम क्या करते हैं, हमेशा इसमें दो ही वेरिएबल होंगे जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, तो उसको अलग अलग कर देंगे, वेरिएबल्स को अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ln x प्लस c आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, dy इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx बाय x ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ln x प्लस c आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। तो क्योंकि ln x प्लस c आ गया, या c1 बोल दो आप इसको, तो ln x प्लस c1 को 1 लोगे तो एक ग्राफ बन जाएगा, ln x प्लस 2 ले लोगे तो दूसरा ग्राफ बन जाएगा, ln x प्लस 3 ले लोगे तो थर्ड ग्राफ बन जाएगा। तो आप समझ रहे हो, ln x प्लस c1 c2 c3 करने के कारण बहुत सारे ग्राफ बन जाएंगे। इसीलिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ज्योमेट्रिकली जब आप उसको सॉल्व करते हो तो क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्लियर होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच कंटेन्स x जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सर्टेन ऑर्डर। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का ऑर्डर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी तो ऑल क्लियर करो अभी तक जो भी मैंने बताया अभी यहां तक। किसी बच्चे का माइक ऑन है, बार बार मुझे माइक ऑफ करना पड़ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, सीबीएसई में 1 या 2 मार्क्स का आता है, कभी कभी जेई मेंस में भी आ जाता है। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो अब मैं ये सीखना चाहता हूँ कि भाई कोई भी अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर कैसे निकालना है और डिग्री कैसे निकालना है। ठीक है, अच्छा अब वो मैं डेफिनेशन बताता हूँ। ऑर्डर होता है, ऑर्डर इज डिफाइंड ऑलवेज फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या बताता है, ऑर्डर नंबर ऑफ टाइम्स a curve is differentiated। नंबर ऑफ टाइम्स अ कर्व इज डिफरेंशिएटेड वो हमें ऑर्डर बताता है। मतलब उल्टा सोचना है कि भाई कितनी बार कर्व को डिफरेंशिएट किया होगा कि ये इक्वेशन बनी होगी, तो उसको हम ऑर्डर कहते हैं, जो कि देखना बहुत आसान होता है। मान लो अब मेरी इक्वेशन में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट टर्म बैठी हुई है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया होगा तो उसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। 3 बार डिफरेंशिएट किया होगा तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब होगा, तो उसको देख के समझ आ जाएगा कि ऑर्डर 3 होगा। समझ गए, ऑर्डर तो बहुत ईजी है। डिग्री इज द हाईएस्ट, डिग्री इज द पावर लिख देते हैं डायरेक्टली। डिग्री इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रोवाइडेड। इसके साथ एक कंडीशन भी है। अब क्या होगा, जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर होगा, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा, मान लो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब है, उसकी पावर को देखना है आपको, उसको डिग्री बोलेंगे, प्रोवाइडेड जो आपके प्रोवाइडेड डिफरेंशियल कोफिशिएंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल वाई इज रेडिकल साइन फ्री।
रेडिकल साइन किसको बोलते हैं? रेडिकल का मतलब होता है फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे रेडिकल जो होता है उसका मतलब अंडर रूट, क्यूब रूट, ये वाली टर्म्स होती है, मतलब 1/2, 1/3, 1/4, ऐसी पावर्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स ही कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री लिख देता हूँ। हमें क्या करना होगा, मैं एक इक्वेशन लिखूंगा, उसकी ऑर्डर और डिग्री हमें फाइंड आउट करना होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो जैसे पहला एग्जांपल है हमारे पास, साइन एक्स टाइम्स ऑफ d3y/dx³ प्लस कॉस एक्स टाइम्स ऑफ dy/dx⁻100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अच्छा, डिग्री जो होती है वो इट इज नॉट नेसेसरी कि डिग्री इज ऑलवेज डिफाइंड, ये भी एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेते हैं, डिग्री इज नॉट ऑलवेज डिफाइंड। ऐसा जरूरी नहीं है कि डिग्री हमेशा डिफाइंड हो। ठीक है, चलो वापस आते हैं, अब एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करना। ऑर्डर क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब कितनी बार हमने डिफरेंशिएट किया होगा, कितनी बार डिफरेंशिएट किया होगा, 3 बार, क्योंकि ये dy/dx है तो एक बार डिफरेंशिएट करके बन जाएगा। d3y/dx³ कितनी बार डिफरेंशिएट करके बना होगा, 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करके बना होगा, तो ऑर्डर इस इक्वेशन का कितना आएगा, 3। अब ये पूरी जो इक्वेशन है उसमें dy/dx और y, dy/dx और y रेडिकल साइन फ्री होने चाहिए। x पे रूट x, क्यूब रूट x आ सकता है, तो dy/dx रेडिकल साइन फ्री है, d3y/dx³ भी रेडिकल साइन फ्री है, तो ये इक्वेशन हमारी पॉलिनॉमियल इक्वेशन फॉर्म में है। अगर आपको याद हो तो रियल पॉलिनॉमियल के लिए तो डिग्री डिफाइन करते थे, तो पॉलिनॉमियल फॉर्म में है। इसकी जो पावर है, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर की पावर 1 है, इसीलिए इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। इसकी पावर नहीं देखनी है, किसी और की पावर 100 वगैरह नहीं देखने लग जाना है, किसकी पावर देखनी है, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर देखनी है। समझ आया सबको? सेकंड पे आते हैं हम। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास dy/dx⁻3 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। क्या होगा इसका ऑर्डर और डिग्री? अब जैसे जो इक्वेशन दी हुई है ना, उसको चेंज वेंज नहीं करने लग जाना है अनटिल अनलेस हम रेडिकल साइन हटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो कुछ भी चेंज करने की इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑर्डर कितना हो गया, 1, क्योंकि dy/dx ही प्रेजेंट है। डिग्री कितनी होगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर 3। सिंपल है बहुत ही, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी किसी को भी यहाँ तक? ठीक है, आगे सुनो बेटा। ऑर्डर क्या होता है, जो मैक्सिमम, जो मैं जितनी बार डिफरेंशिएट किया होगा वो उसका ऑर्डर होगा। जैसे इसमें कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, 1 बार, इसमें कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, 3 बार, तो वो ऑर्डर हो गया। डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर। अब जैसे हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, उसकी पावर 1, तो डिग्री हो गई। ये जो ऑर्डर है इसका ऑर्डर 1 है, उसकी पावर कितनी है, 3 है, तो डिग्री हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और एक इक्वेशन लिख रहा हूं, देखो, d2y/dx² इज इक्वल टू y प्लस dy/dx⁻6 होल पावर 1/4। ये बताओ इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा? देखो चैट बॉक्स में लिखो सब लोग। अब देखो, आपको इसको रेडिकल साइन फ्री करना पड़ेगा, क्योंकि y और dy/dx आपके रेडिकल साइन में नहीं होने चाहिए, तो ये 1/4 को आपको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाओगे, उधर ले जाके 4 कर दोगे, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी d2y/dx² इज इक्वल टू y प्लस dy/dx⁻6। अब हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, कितनी बार डिफरेंशिएट हो रखा है, हाईएस्ट ऑर्डर ये हो गया ना इसका, d2y/dx², तो हाईएस्ट ऑर्डर 2 हो गया। इसकी पावर कितनी है, 4, तो डिग्री इसकी 4 हो जाएगी। आ रहा है समझ अब सबको? ऑर्डर 2 होगा, डिग्री 4 होगी, हाँ। अब देखो नेक्स्ट बताओ, ई d3y, अब इसको ध्यान से सुनना, d3y/dx³ माइनस एक्स d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 0। ये बताओ भाई।
ऑर्डर और डिग्री बताओ भाई इसकी। मोहम्मद टू कैसे हो जाएगी भाई? देखिए और थ्री बैठा नहीं हुआ यहाँ पे, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यू बैठा तो हुआ है, तो ऑर्डर तो पक्का से क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। समझ आ गया सबको? डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब क्योंकि बैठा हुआ है। तो हाईएस्ट डिफरेंशियल देखो ना, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन सा है, तो ऑर्डर इसका थ्री हो गया, ठीक है। अच्छा अब डिग्री पे आते हैं। डिग्री इसमें डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिग्री डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए, जो हमारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट होने चाहिए वो आर्ग्यूमेंट एंगल वेंगल में नहीं आने चाहिए, मतलब उसको आपको वो मतलब पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए। अब जैसे मान लो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ई डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई। मैं इसको रेडिकल्स मतलब इसको ये से ई की पावर से हटाना चाह रहा हूँ, तो मैं लॉग लूंगा तो क्या होगा, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास, एल एन टाइम्स ऑफ एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई आ जाएगा। तो अब जब मैंने ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट ई की पावर से हटाया तो ये लॉग के अंदर आ गया, इसीलिए इसका ऑर्डर थ्री होगा और डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। डिग्री डिफाइन तभी होगी जब आपके डिफरेंशियल कोफिशिएंट और वाई पॉलिनोमियल फॉर्म में आ रहे हैं। अगर वो आर्ग्यूमेंट फॉर्म में आ जाते हैं और वो हट नहीं रहे हैं, अगर हट जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हट रहे हैं तो फिर आप डिग्री उसकी डिफाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी और देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया फिफ्थ एग्जांपल, साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब बताओ भाई, ऑर्डर और डिग्री बताओ इसकी जल्दी से। लिखो चैट बॉक्स में आंसर लिखो भाई, कहाँ चले गए? देखो आपको क्या बताया, ऑर्डर का मतलब होता है, ऑर्डर तो निकालना हो गया होगा सबको। अब डिग्री पे कंफ्यूजन है ना, वो भी दूर हो जाएगा। ऑर्डर का मतलब है कि भाई कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट हुआ होगा, तो एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, तो ऑर्डर तो वन आ गया इसका। अब डिग्री के लिए हमें क्या करना है कि भाई जो डी वाई बाई डी एक्स है वाई है वो सब क्या होने चाहिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, खासकर आपके डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है वो किसी भी एंगल वगैरह में नहीं आने चाहिए। ठीक है, वाई आ सकता है एंगल में, डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं आना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, लिख दिया हमने इसको। अब ये तो है डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसकी जो पावर है डी वाई बाई डी एक्स की, अब जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर को डिग्री बोलते हैं, तो इसकी पावर वन है, इसीलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, वन। इस केस में क्या था, जो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब था इसकी पावर वन नहीं थी ना, ये तो ई की, ये खुद ही की पावर में आ रहा है। जब आप उसको नीचे लेकर आए तो डी टू वाई बाई डी एक्स के लॉग के अंदर आ गया, तो ये एंगल में नहीं आने चाहिए। जैसे यहाँ पर ये ई की आर्ग्यूमेंट में आ रहा है, ऐसे यहाँ पे ये लॉग के आर्ग्यूमेंट में आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो डिग्री इसकी इस केस में क्या होगा, डिफाइंड होगी। पहले में डिफाइंड नहीं थी, यहाँ तो डिफाइन हो जाएगी ना, क्योंकि साइन उधर लेके जा सकते हैं हम। और देखो, कोई नहीं भी आ जाएगा, एल एन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, ये भी बड़ा इजी है। डिग्री और ऑर्डर कितना होगा, वन। ऑर्डर वन क्यों होगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का ऑर्डर वन है। अब डी वाई बाई डी एक्स आर्ग्यूमेंट में इसको हटाया जा सकता है, हटा सकते हैं। कैसे, ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई करके, तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी, वन। समझ गए, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स की पावर वन है। नेक्स्ट आते हैं हम। अभी बताओ, एक्स वाई किसी का माई कौन है बेटा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ। रवीना आपका माई कौन है, एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ। ऑर्डर तो देखने में समझ आ रहा होगा ना, टू होगा सबको, अब इतना तो आ गया होगा ऑर्डर निकालना। अब ऑर्डर इसका टू हो गया,
ठीक है, अब हाईएस्ट ऑर्डर की पावर देखनी है। अब होगा क्या, आप देखोगे कि भाई साहब ये आर्गुमेंट में आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और अब डी वाई बाई डी एक्स अगर हम निकालेंगे, साधना आपकी तो एब्सेंट लगी, आप लेट ज्वाइन किए हो, ये इधर साइन इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये डिवाइड ये उधर जाएगा तो ये साइन इनवर्स आ जाएगा, तो अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बन गया, तो ये अब इसमें आर्गुमेंट में आ जा रहा है साइन इनवर्स के, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। समझ आ गया। अब जेई का क्वेश्चन एक देख लेते हैं इसी में, देखो ये आप हो सकता है गलत बताओ। ये ध्यान रखो कि जो आपके डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं वो आर्गुमेंट वगैरह में नहीं आने चाहिए। अगर आप उसको इलिमिनेट हटा देते हो, मतलब सिंप्लीफाई करके वो आर्गुमेंट से हट जाता है, जैसे हमने इसमें एलएन वाले में देखा था ना, इसमें अभी क्या है, ये आर्गुमेंट में आ रहा है लॉग के, ई की पावर में नहीं आना चाहिए, लॉग में नहीं आना चाहिए, साइन के एंगल में नहीं आना चाहिए, कॉस के एंगल में नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर वो हट जाता है, जैसे इसमें हट गया तो वेल एंड गुड, फिर तो ऑर्डर और डिग्री आप डिफाइन कर सकते हो, बट अगर वो नहीं हटता है तो ऑर्डर और डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे। बाकी डिग्री डिफाइन करने के लिए आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट रेडिकल साइन फ्री चाहिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और y जो होता है वो रेडिकल साइन फ्री चाहिए होता है, ठीक है। और डिग्री डिफाइंड तब नहीं होगी जब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपका लॉग साइन ऐसे उसके आर्गुमेंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब ये वाला करते हैं, y इज इक्वल टू एल एन ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस सो ऑन टू इनफाइनाइट टाइम्स। इसका ऑर्डर और डिग्री निकालना है, जी का प्रॉब्लम है, देखो बताओ। अनिरा किसी का भी आंसर, डिग्री नॉट डिफाइन बोल रहा है, डिग्री 1 बोल रहा है, दीपांशु जी आपने कैसे बोला ये डिग्री 1? ऑर्डर तो 1 ही होगा क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स है, ऑर्डर तो 1 ही होगा ना इसका, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स है। अब डिग्री की बात करनी है हमें बस। देखो ये अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो डी ये वाली एक्सपेंशन है ना, ये e की पावर x की एक्सपेंशन है, देखो उसमें x की जगह पे डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्र बाय 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एक्स 4 बाय 4 फैक्टोरियल, ये आपने मैक्लॉरेंस सीरीज में पढ़ा हुआ है लिमिट में, ठीक है। तो y जो आएगा आपके पास वो आ जाएगा एल एन ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो e की पावर डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा ये। देखो e बाय डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, तो ये टर्म हमारी क्या बन जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स की बन जाएगी। तो हमारा y जो है वो डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है, तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें क्या ऑर्डर भी 1 है और
डिग्री भी 1 है। आ गया, समझ आ गया? ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। ये बताओ, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू d3y बाई dx क्यूब प्लस dy बाई dx। सब लोग लिखो भाई जिसका आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में। ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर 3 होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ऑर्डर 3 होगा क्योंकि हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएट किया हुआ है? 3 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, और इसकी पावर 1 है, इसीलिए डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। समझ आ रहा है सबको? 3 और 1। अब बताओ। अब बताओ। ऑर्डर कितना होगा और डिग्री कितनी होगी बताइए। सब नहीं आया अभी समझ आपको? अभी तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑर्डर 2 हो जाएगा, ठीक है, और डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों हो जाएगी? क्योंकि अभी ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट साइन के अंदर आ रहा है, इसको हटाने की कोशिश करोगे ये साइन इनवर्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? ऑल क्लियर कर दो एक बार। ऑल क्लियर कर दो सब लोग, जिस जिसको क्लियर हो गया ये ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, तो कल का जो दिन आज इतना ही कर रहे हैं, इसके बाद नया टॉपिक है तो वो कल ही स्टार्ट करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा स्टार्ट हो गया है, ये कुछ 7-8 लेक्चर्स का टॉपिक है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें 2 पार्ट और हैं इस चैप्टर में। एक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें बताया जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, और एक है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आना चाहिए, इससे पता चलेगा कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। इसमें आप सीखोगे कि सोल्यूशन कैसे होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो कल ये पढ़ेंगे जो मॉर्निंग वाला लेक्चर होगा, और जो इवनिंग वाला लेक्चर होगा उसमें आपके डाउट्स लेंगे। ठीक है, उसमें डाउट्स होंगे एरिया असाइनमेंट और मॉड्यूल के। प्लीज सब लोग करें और डाउट क्लास को भी अटेंड करें, क्योंकि जब आप अटेंड करते हो तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। आपको ये भी पता चलता है कि भाई आप इजी तरीके से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक चीज ये देखना कि फाइल्स में मतलब फाइल्स में कुछ बच्चे मेरे को कह रहे थे कि सर ओपन नहीं हो रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो कुछ बच्चे जाके एक बार अपने आईडी से अभी जैसे टाइम मिले वो उसको ओपन करने की कोशिश करना, ओपन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और फिर मुझे चैट बॉक्स में लिख देना। यहाँ पे नहीं, चैनल में नहीं लिखना है, मेरे इंडिविजुअल चैट बॉक्स में जाके लिख देना कि वो ओपन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हैव अ गुड डे, और अच्छे से पढ़ाई करो, कल मिलते हैं।